आश्चर्य। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है। विडंबना यह है कि इसे भविष्य के मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सागन ने एक बार कहा था कि अर्थव्यवस्था या निवेश बाजार पर नजर रखने वाले हर व्यक्ति को अपनी दीवार पर यह बात लिखनी चाहिए, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वे हर समय होती रहती हैं। इतिहास अधिकतर आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन इसे अक्सर निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा भविष्य के लिए एक अचूक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या आप विडंबना देखते हैं? क्या आप समस्या को देखते हैं? आर्थिक और निवेश इतिहास के प्रति गहरी सराहना रखना बुद्धिमानी है। इतिहास हमें अपनी अपेक्षाओं को परखने में मदद करता है, अध्ययन करता है कि लोग कहाँ गलतियाँ करते हैं और क्या काम करता है, इसका एक मोटा मार्गदर्शन प्रदान करता है। लेकिन यह किसी भी तरह से भविष्य का नक्शा नहीं है। कई निवेशक जिस जाल में फंस जाते हैं उसे मैं इतिहासकारों को भविष्यवक्ता की भ्रांति कहता हूँ। ऐसे क्षेत्र में भविष्य की स्थितियों के संकेत के रूप में अतीत के आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भरता, जहाँ नवाचार और परिवर्तन प्रगति की जीवन रेखा है। ऐसा करने के लिए आप निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक कठिन विज्ञान के रूप में देखते हैं, तो इतिहास भविष्य के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक होना चाहिए। भूविज्ञानी अरबों वर्षों के ऐतिहासिक डेटा को देख सकते हैं और पृथ्वी कैसे व्यवहार करती है इसके मॉडल बना सकते हैं। मौसम विज्ञानी भी ऐसा ही कर सकते हैं। और डॉक्टर गुर्दे 2020 में भी उसी तरह काम करेंगे जैसे उन्होंने 1020 में किया था। लेकिन निवेश करना कोई कठिन विज्ञान नहीं है। यह लोगों का एक बड़ा समूह है जो चीजों के बारे में सीमित जानकारी के साथ अपूर्ण निर्णय ले रहा है, जिसका उनकी भलाई पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो स्मार्ट लोगों को भी परेशान, लालची और पागल बना सकता है। महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने एक बार कहा था, कल्पना करें कि यदि इलेक्ट्रॉनों में भावनाएं होती तो भौतिकी कितनी कठिन होती। खैर, निवेशकों की भावनाएं होती हैं, उनमें से काफी कुछ। इसलिए केवल अतीत में उन्होंने जो किया उसके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि वे आगे क्या करेंगे। अर्थशास्त्र की आधारशिला यह है कि चीजें समय के साथ बदलती हैं, क्योंकि अदृश्य हाथ किसी भी चीज के अनिश्चित काल तक बहुत अच्छे या बहुत बुरे बने रहने से नफरत करता है। निवेशक बिल बोनर ने एक बार बताया था कि मिस्टर मार्केट कैसे काम करता है। उसके पास काम पर पूंजीवाद टी शर्ट है और उसके हाथ में एक स्लेजहैमर है। कुछ चीजें बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, जिसका मतलब है कि हम इतिहासकारों को भविष्यवक्ता नहीं मान सकते। पैसे से जुड़ी किसी भी चीज का सबसे महत्वपूर्ण चालक वे कहानियां हैं जो लोग खुद को बताते हैं और वस्तुओं और सेवाओं के लिए उनकी प्राथमिकताएं हैं। वे चीजें स्थिर नहीं बैठती, वे संस्कृति और पीढ़ी के साथ बदलते हैं। वे हमेशा बदलते रहते हैं और हमेशा बदलते रहेंगे। यहाँ हम अपने आप पर जो मानसिक चाल चलते हैं वह उन लोगों की अति प्रशंसा है जो पैसे के मामले में वहां रहे हैं, ऐसा किया है। विशिष्ट घटनाओं का अनुभव करने से यह आवश्यक नहीं है कि आप यह जान सकें कि आगे क्या होगा। वास्तव में ऐसा शायद ही कभी होता है, क्योंकि पूर्वानुमान लगाने की क्षमता से अधिक अनुभव अति आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। निवेशक माइकल बैटनिक ने एक बार इसे अच्छी तरह समझाया था, इस तर्क का सामना करते हुए कि कुछ निवेशक बढ़ती ब्याज दरों के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। बढ़ती ब्याज दरों की आखिरी बड़ी अवधि लगभग 40 साल पहले हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनुभव करना या यहाँ तक कि अध्ययन करना भी क्या है, अतीत में जो कुछ हुआ वह भविष्य में दरें बढ़ने पर क्या होगा, इसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? क्या वर्तमान दर वृद्धि पिछली या उससे पहले की तरह दिखेगी?
क्या विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग समान या बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेंगे? एक और जो लोग 1987, 2000 और 2008 की घटनाओं के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, उन्होंने कई अलग अलग बाजारों का अनुभव किया है। दूसरी ओर, क्या यह संभव नहीं है कि यह अनुभव अति आत्मविश्वास का कारण बन सकता है? यह स्वीकार करने में असफल हो रहे हैं कि आप गलत हैं। पिछले परिणामों के लिए एंकरिंग। दो खतरनाक चीजें तब होती हैं जब आप आगे क्या होने वाला है इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में निवेश इतिहास पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। एक, आप संभवतः उन बाहरी घटनाओं को मिस कर देंगे जो सुई को सबसे अधिक हिलाती हैं। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बड़ी आउटलेयर, रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाएं हैं। वे ही हैं जो अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में सुई घुमाते हैं। व्यापक मंदी। द्वितीय विश्व युद्ध। .com बुलबुला। 11 सितंबर 2000 के दशक के मध्य में आवास दुर्घटना। कुछ बाहरी घटनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि वे अपने मद्देनजर बहुत सी असंबंधित घटनाओं को प्रभावित करती हैं। 19वीं और 20वीं सदी में 15 अरब लोग पैदा हुए। लेकिन कल्पना करने की कोशिश करें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया आज कितनी अलग होती अगर उनमें से केवल 7 का अस्तित्व ही नहीं होता। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग, गैब्रिलो सिद्धांत, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि यह सबसे सार्थक सूची है, लेकिन अगर इन 7 लोगों ने अपनी छाप नहीं छोड़ी होती तो आज दुनिया के बारे में लगभग हर चीज, सीमाओं से लेकर प्रौद्योगिकी से लेकर सामाजिक मानदंडों तक अलग होती। इसे कहने का दूसरा तरीका यह है कि 0.0000000004% लोग पिछली शताब्दी में दुनिया की दिशा के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार थे। यही बात परियोजनाओं, नवाचारों और आयोजनों पर भी लागू होती है। बिना पिछली सदी की कल्पना करें। व्यापक मंदी। द्वितीय विश्व युद्ध। मैनहट्टन परियोजना। टीके, एंटीबायोटिक दवाओं। अर्पानेट। 11 सितंबर। सोवियत संघ का पतन। 20वीं सदी में कितनी परियोजनाएं और घटनाएं घटीं? अरबों खरबों कौन जानता है, लेकिन अकेले उन 8 ने अन्य की तुलना में अधिक परिमाण के आदेशों पर विश्व के आदेशों को प्रभावित किया। जो चीज पूंछ की घटनाओं को कम करके आंकना आसान बनाती है वह यह है कि चीजें कैसे जटिल होती हैं। इसे कम करके आंकना कितना आसान है। उदाहरण के लिए 9/11 ने फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में कटौती करने के लिए कैसे प्रेरित किया, जिससे आवास बुलबुले को चलाने में मदद मिली, जिसके कारण वित्तीय संकट पैदा हुआ, जिसके कारण नौकरियों का बाजार खराब हो गया, जिसके कारण लाखों लोगों को कॉलेज की शिक्षा लेनी पड़ी, जिसके कारण 10.8% डिफॉल्ट दर के साथ छात्र ऋण $1.6 ट्रिलियन हो गया। 19 अपहर्ताओं को छात्र ऋण के वर्तमान भार से जोड़ना सहज नहीं है, लेकिन कुछ बाहरी घटनाओं से प्रेरित दुनिया में ऐसा ही होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी समय जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा अतीत की कुछ घटनाओं से जुड़ा हो सकता है, जिनकी भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था। आर्थिक इतिहास का सबसे आम कथानक आश्चर्य की भूमिका है। आश्चर्य होने का कारण यह नहीं है कि हमारे मॉडल गलत हैं या हमारी बुद्धि कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एडोल्फ हिटलर के माता पिता ने उसके जन्म से 9 महीने पहले शाम को जो तर्क दिया था वह एक बच्चे को गर्भ धारण करने के समान ही था। प्रौद्योगिकी की भविष्यवाणी करना कठिन है क्योंकि यदि जोनास साल्क चिड़चिड़े हो गए और उन्होंने टीका खोजने की खोज छोड़ दी तो बिल गेट्स की पोलियो से मृत्यु हो सकती थी। हम छात्र ऋण वृद्धि की भविष्यवाणी नहीं कर सके, इसका कारण यह है
क्योंकि 9/11 को हवाई अड्डे के सुरक्षा गार्ड ने अपहरणकर्ता का चाकू जब्त कर लिया होगा। इसके लिए यही सब कुछ है। समस्या यह है कि हम अक्सर भविष्य के निवेश रिटर्न के बारे में सोचते समय सबसे खराब स्थिति जैसी चीजों के बारे में अपने विचारों को निर्देशित करने के लिए महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन वे रिकॉर्ड सेटिंग घटनाएं जब घटित हुई तो उनकी कोई मिसाल नहीं थी। इसलिए जो भविष्यवक्ता यह मानता है कि अतीत की सबसे खराब और सबसे अच्छी घटनाएं भविष्य की सबसे खराब और सबसे अच्छी घटनाओं से मेल खाएगी, वह इतिहास का अनुसरण नहीं कर रहा है। वे गलती से यह मान रहे हैं कि अभूतपूर्व घटनाओं का इतिहास भविष्य पर लागू नहीं होता है। नसीम तालेब अपनी पुस्तक फूल्ड बाय रैंडमनेस में लिखते हैं, फारोनिक मिस्र में शास्त्रियों ने नील नदी के उच्च जल चिन्ह का पता लगाया और इसे भविष्य की सबसे खराब स्थिति के अनुमान के रूप में उपयोग किया। इसे फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में भी देखा जा सकता है, जो 2011 में सुनामी आने पर एक भयावह विफलता का अनुभव हुआ था। इसे अतीत के सबसे बुरे ऐतिहासिक भूकंप को झेलने के लिए बनाया गया था। बिल्डरों ने इससे भी बदतर की कल्पना नहीं की थी और यह नहीं सोचा था कि अतीत की सबसे खराब घटना को आश्चर्यचकित करना होगा, क्योंकि इसकी कोई मिसाल नहीं थी। यह विश्लेषण की विफलता नहीं है, यह कल्पना की विफलता है। यह महसूस करना कि भविष्य शायद अतीत जैसा न लगे, एक विशेष प्रकार का कौशल है जिसे आमतौर पर वित्तीय पूर्वानुमान समुदाय द्वारा अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। 2017 के रात्रि भोज में मैंने न्यूयॉर्क में भाग लिया था। डैनियल कन्नमैन से पूछा गया था कि जब हमारे पूर्वानुमान गलत हों तो निवेशकों को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसने कहा, जब भी हम किसी चीज से आश्चर्यचकित होते हैं, भले ही हम स्वीकार करते हैं कि हमने गलती की है, हम कहते हैं, ओह मैं वह गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। लेकिन वास्तव में जब आप कोई गलती करते हैं तो आपको क्या सीखना चाहिए, क्योंकि आपने गलती नहीं की है। किसी ऐसी चीज का पूर्वानुमान करना जिसका पूर्वानुमान लगाना दुनिया के लिए कठिन है। आश्चर्यों से सीखने का यही सही सबक है कि दुनिया आश्चर्यजनक है। आश्चर्यों से सीखने का सही सबक यह है कि दुनिया आश्चर्यजनक है। ऐसा नहीं है कि हमें अतीत के आश्चर्यों को भविष्य की सीमाओं के मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना चाहिए। हमें अतीत के आश्चर्यों को एक स्वीकारोक्ति के रूप में उपयोग करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं, वे चीजें जो सुई को सबसे अधिक हिला देंगी, वे चीजें हैं जिनके बारे में इतिहास हमें बहुत कम या कोई मार्गदर्शन नहीं देता है। वे अभूतपूर्व घटनाएं होंगी। उनकी अभूतपूर्व प्रकृति का मतलब है कि हम उनके लिए तैयार नहीं होंगे, जो उन्हें इतना प्रभावशाली बनाता है। यह मंदी और युद्ध जैसी डरावनी घटनाओं और नवाचार जैसी महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मुझे उस भविष्यवाणी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सुई को सबसे अधिक आश्चर्यचकित करने वाली बात वह भविष्यवाणी है जो इतिहास में लगभग हर बिंदु पर सटीक रही है। दो इतिहास अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के भविष्य के लिए एक भ्रामक मार्गदर्शक हो सकता है, क्योंकि यह संरचनात्मक परिवर्तनों का हिसाब नहीं देता है। आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक कुछ बड़े लोगों पर विचार करें। 401 के 42 साल पुराना है। रोथ आईआरए युवा है, जिसे 1990 के दशक में बनाया गया था। इसलिए आज अमेरिकी सेवानिवृत्ति के लिए कैसे बचत करते हैं, इस बारे में व्यक्तिगत वित्तीय सलाह और विश्लेषण सीधे तौर पर एक पीढ़ी पहले की समझ से तुलनीय नहीं है। हमारे पास नए विकल्प हैं। चीजें बदल गईं। या उद्यम पूंजी लें। यह बमुश्किल 25 साल पहले अस्तित्व में था। आज एकल उद्यम पूंजी कोष हैं, जो एक पीढ़ी पहले के पूरे उद्योग की तुलना में बड़े हैं।
अपने संस्मरण में नाइकी के संस्थापक फिल नाइट ने व्यवसाय में अपने शुरुआती दिनों के बारे में लिखा। उद्यम पूंजी जैसी कोई चीज नहीं थी। एक महत्वाकांक्षी युवा उद्यमी के पास घूमने के लिए बहुत कम जगहें थीं और उन सभी जगहों की सुरक्षा शून्य कल्पना वाले जोखिम विरोधी द्वारपालों द्वारा की जाती थी। दूसरे शब्दों में बैंकर। वास्तव में इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप को कैसे वित्त पोषित किया जाता है। इसके बारे में कुछ दशकों से चला आ रहा सभी ऐतिहासिक डेटा पुराना है। हम निवेश चक्रों और स्टार्टअप विफलता दर के बारे में जो जानते हैं वह इतिहास का कोई गहरा आधार नहीं है जिससे सीखा जा सके, क्योंकि आज जिस तरह से कंपनियों को वित्त पोषित किया जाता है वह एक नया ऐतिहासिक प्रतिमान है। या सार्वजनिक बाजार लें। S&P 500 में 1976 तक वित्तीय स्टॉक शामिल नहीं थे। आज वित्तीय सूचकांक का हिस्सा 16% है। 50 साल पहले प्रौद्योगिकी स्टॉक वस्तुतः अस्तित्वहीन थे। आज वे सूचकांक के 5वें हिस्से से अधिक हैं। समय के साथ लेखांकन नियम बदल गए हैं। इसी तरह खुलासे, ऑडिटिंग और बाजार में तरलता की मात्रा भी है। चीजें बदल गईं। पिछले 150 वर्षों में अमेरिकी मंदी के बीच का समय नाटकीय रूप से बदल गया है। मंदी के बीच का औसत समय 1800 के दशक के अंत में लगभग 2 साल से बढ़कर 20वीं सदी की शुरुआत में 5 साल और पिछली आधी सदी में 8 साल हो गया है। जैसा कि मैं यह लिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम मंदी में जा रहे हैं। दिसंबर 2007 में आखिरी मंदी शुरू होने के 12 साल बाद गृह युद्ध से पहले मंदी के बीच यह सबसे लंबा अंतर है। इस बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं कि मंदी कम क्यों हो गई है। एक यह है कि फेड व्यापार चक्र को प्रबंधित करने या कम से कम इसे बढ़ाने में बेहतर है। दूसरी बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में हावी रहे सेवा उद्योगों की तुलना में भारी उद्योग में तेजी और मंदी के अधिक उत्पादन की संभावना अधिक है। निराशावादी दृष्टिकोण यह है कि अब हमारे पास कम मंदी है, लेकिन जब वे आती हैं तो वे पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती हैं। हमारे तर्क के अनुसार ऐसा नहीं है। विशेष रूप से यह मायने रखता है कि परिवर्तन का कारण क्या है। जो बात मायने रखती है वह यह है कि चीजें स्पष्ट रूप से बदल गईं। यह दिखाने के लिए कि इन ऐतिहासिक परिवर्तनों का निवेश निर्णयों पर क्या प्रभाव होना चाहिए, उस व्यक्ति के काम पर विचार करें जिसे कई लोग अब तक के सबसे महान निवेश दिमागों में से एक मानते हैं, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिद्धांत से कहीं अधिक है। यह व्यावहारिक दिशानिर्देश देता है, जैसे कि निवेशक स्मार्ट निवेश निर्णय लेने के लिए सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। जब मैं किशोर था तब मैंने ग्राहम की किताब पढ़ी और पहली बार निवेश के बारे में सीखा। पुस्तक में प्रस्तुत सूत्र मुझे आकर्षित कर रहे थे, क्योंकि वे सचमुच अमीर बनने के बारे में चरण दर चरण निर्देश थे। बस निर्देशों का पालन करें। यह बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब आप इनमें से कुछ सूत्रों को लागू करने का प्रयास करते हैं तो कुछ स्पष्ट हो जाता है। उनमें से कुछ वास्तव में काम करते हैं। ग्राहम ने स्टॉक ट्रेडिंग को उनकी शुद्ध कामकाजी संपत्ति से कम कीमत पर खरीदने की वकालत की, मूल रूप से बैंक में नकदी घटाकर सभी ऋण। यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ स्टॉक वास्तव में अब इतने सस्ते में व्यापार करते हैं, लेखांकन धोखाधड़ी के आरोपी पेनी स्टॉक के अलावा। ग्राहम के मानदंडों में से एक रूढ़िवादी निवेशकों को बुक वैल्यू से 1.5 गुना से अधिक के स्टॉक ट्रेडिंग से बचने का निर्देश देता है। यदि आपने पिछले दशक में इस नियम का पालन किया होता तो आपके पास बीमा और बैंक शेयरों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां यह ठीक हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक की सबसे महान निवेश पुस्तकों में से एक है।
लेकिन मैं एक भी ऐसे निवेशक को नहीं जानता जिसने ग्राहम के प्रकाशित फॉर्मूले को अच्छी तरह से लागू किया हो। यह पुस्तक ज्ञान से भरपूर है, शायद अब तक प्रकाशित किसी भी अन्य निवेश पुस्तक से अधिक। लेकिन कैसे करें मार्गदर्शन के रूप में यह सबसे अच्छा संदिग्ध है। क्या हुआ? क्या ग्राहम एक ऐसा शोमैन था जो अच्छा लगता था लेकिन जिसकी सलाह काम नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं। वह स्वयं एक अत्यंत सफल निवेशक थे, लेकिन वह व्यावहारिक था और वह सच्चा विरोधाभासी था। वह निवेश के विचारों के प्रति इतने प्रतिबद्ध नहीं थे कि जब कई अन्य निवेशकों ने उन सिद्धांतों को पकड़ लिया तो वे उन पर टिके रहे, जिससे वे इतने लोकप्रिय हो गए कि उनकी क्षमता बेकार हो गई। जेसन ज़्विग, जिन्होंने ग्राहम की पुस्तक के बाद के संस्करण की व्याख्या की, ने एक बार लिखा था, ग्राहम लगातार अपनी धारणाओं का प्रयोग और पुनः परीक्षण कर रहा था और यह पता लगा रहा था कि क्या काम करता है, वह नहीं जो कल काम करता था बल्कि जो आज काम करता है। दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के प्रत्येक संशोधित संस्करण में ग्राहम ने पिछले संस्करण में प्रस्तुत किए गए फॉर्मूलों को खारिज कर दिया और उन्हें नए लोगों के साथ बदल दिया, एक अर्थ में यह घोषणा करते हुए कि वे अब काम नहीं करते हैं या वे उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं जितना वे इस्तेमाल करते थे। ये वे सूत्र हैं जो अब बेहतर काम करते प्रतीत होते हैं। ग्राहम की आम आलोचनाओं में से एक यह है कि 1972 संस्करण के सभी सूत्र पुरातन हैं। इस आलोचना का एकमात्र उचित जवाब यह कहना है, बेशक वे हैं। ये वही हैं जिनका उपयोग उन्होंने 1965 संस्करण में सूत्रों को बदलने के लिए किया था, जिन्होंने 1954 संस्करण में सूत्रों को प्रतिस्थापित किया था, जिन्होंने बदले में 1949 संस्करण से उन सूत्रों को प्रतिस्थापित किया था जिनका उपयोग उनके द्वारा सुरक्षा में प्रस्तुत किए गए मूल सूत्रों को बढ़ाने के लिए किया गया था। 1934 में विश्लेषण। ग्राहम की 1976 में मृत्यु हो गई। यदि उन्होंने जिन फॉर्मूलों की वकालत की उन्हें 1934 और 1972 के बीच 5 बार खारिज कर दिया गया और अद्यतन किया गया, तो आपके अनुसार वे 2020 में कितने प्रासंगिक हैं? या 2050 में होगा? मरने से ठीक पहले ग्राहम से पूछा गया था कि क्या व्यक्तिगत शेयरों का विस्तृत विश्लेषण एक रणनीति जिसके लिए वह प्रसिद्ध हुए, एक ऐसी रणनीति बनी रहेगी जिसे वह पसंद करते थे। उसने जवाब दिया, सामान्य तौर पर नहीं। मैं अब बेहतर मूल्य के अवसर खोजने के लिए सुरक्षा विश्लेषण की विस्तृत तकनीकों का समर्थक नहीं हूँ। यह एक था पुरस्कृत गतिविधि। मान लीजिए 40 साल पहले जब हमारी पाठ्य पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन तब से स्थिति काफी हद तक बदल गई है। जो बदला वह था जैसे जैसे अवसर प्रसिद्ध हुए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रौद्योगिकी ने जानकारी को और अधिक सुलभ बना दिया, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था औद्योगिक से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्थानांतरित हुई, उद्योग बदल गए जिनके अलग अलग व्यावसायिक चक्र और पूंजी उपयोग हैं। चीजें बदल गईं। निवेश के इतिहास की एक दिलचस्प विचित्रता यह है कि आप जितना पीछे देखेंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी दुनिया की जांच कर रहे हैं जो अब आज पर लागू नहीं होती है। कई निवेशक और अर्थशास्त्री यह जानकर आराम महसूस करते हैं कि उनके पूर्वानुमान दशकों यहाँ तक कि सदियों के डेटा द्वारा समर्थित हैं। लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, हालिया इतिहास अक्सर भविष्य के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है, क्योंकि इसमें भविष्य के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण स्थितियों को शामिल करने की अधिक संभावना होती है। निवेश में एक आम मुहावरा है जिसे आमतौर पर मजाक में इस्तेमाल किया जाता है कि इस बार यह अलग है। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का खंडन करना है जो भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा है जो अतीत को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करेगा, तो कहें, ओह, तो क्या आपको लगता है कि इस बार यह अलग है?
और माइक गिरा दो। यह निवेशक जॉन टेम्पल्टन के विचार से आता है कि निवेश में 4 सबसे खतरनाक शब्द हैं। इस बार यह अलग है। हालांकि टेम्पल्टन ने स्वीकार किया कि कम से कम 20% समय यह अलग होता है। दुनिया बदल जाती है, बिल्कुल यह करता है, और वे परिवर्तन ही समय के साथ सबसे अधिक मायने रखते हैं। माइकल बैटनिक ने कहा, निवेश में 12 सबसे खतरनाक शब्द हैं, निवेश में 4 सबसे खतरनाक शब्द हैं। इस बार यह अलग है। इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे के बारे में सोचते समय हमें इतिहास को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बारीकियां है, आप इतिहास में जितना पीछे देखेंगे, आपके निष्कर्ष उतने ही अधिक सामान्य होने चाहिए। सामान्य बातें जैसे लोगों का लालच और भय से संबंध, वे तनाव में कैसा व्यवहार करते हैं और वे कैसे प्रोत्साहनों पर प्रतिक्रिया समय पर स्थिर होती है। पैसे का इतिहास इस तरह की चीजों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशिष्ट रुझान, विशिष्ट व्यापार, विशिष्ट क्षेत्र, बाजारों के बारे में विशिष्ट कारण संबंध और लोगों को अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, ये हमेशा प्रगति में विकास का एक उदाहरण है। इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं हैं। तो फिर सवाल यह है कि हमें भविष्य के बारे में कैसे सोचना चाहिए और योजना कैसे बनानी चाहिए। आइए अगले अध्याय में देखें।